नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा एहसास आपके अल्फाज हमारे कार्यक्रम में। आज पेश है मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की लिखी एक खूबसूरत कहानी बिजली पहलवान। लोकेश गुप्ता व बेनजीर की आवाज में। बिजली पहलवान के मुतल्लिक बहुत से किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि वो बर्क रफ्तार था, बिजली की मानिंद अपने दुश्मनों पर गिरता था और उन्हें भस्म कर देता था। लेकिन जब मैंने उसे मुगल बाजार में देखा तो वो मुझे बेजरर कद्दू के मानिंद नजर आया। बड़ा फुसफुस सा, तोंद बाहर निकली हुई, बंद बंद ढीले, गाल लटके हुए, अलबत्ता उसका रंग सुर्खो सफेद था। वो मुगल बाजार में एक बज़्ज़ाज़ की दुकान पर आलती पालती मारे बैठा था। मैंने उसको गौर से देखा। मुझे उसमें कोई गुंडापन नजर ना आया। हालांकि उसके मुतल्लिक मशहूर यही था कि हिंदुओं का वो सबसे बड़ा गुंडा है। वो गुंडा हो ही नहीं सकता था, इसलिए कि उसके खदो खाल उसकी नफी करते हैं। मैं थोड़ी देर सामने वाली किताबों की दुकान के पास खड़ा उसको देखता रहा। इतने में एक मुसलमान औरत जो बड़ी मुफलिस दिखाई देती थी बज़्ज़ाज़ की दुकान के पास पहुंची। बिजली पहलवान से उसने कहा, मुझे बिजली पहलवान से मिलना है। बिजली पहलवान ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। माता, मैं ही बिजली पहलवान हूं। उस औरत ने उसको सलाम कहा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैंने सुना है तुम बड़े दयालु हो। बिजली ने बड़ी इनकिसारी से कहा, माता, दयालु परमेश्वर है, मैं क्या दया कर सकता हूं? लेकिन मुझे बताओ कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। बेटा, मुझे अपनी जवान लड़की का ब्याह करना है। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सको तो मैं सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। बिजली ने उस औरत से पूछा, कितने रुपयों में काम चल जाएगा? औरत ने जवाब दिया, बेटा, तुम खुद ही समझ लो, मैं तो एक भिखारन बनकर तुम्हारे पास आई हूं। बिजली ने कहा, भिखारन मुंह से ना कहो। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इसके बाद उसने बज़्ज़ाज़ से जो थान तय कर रहा था कहा, लाला जी, 2000 रुपए निकालिए। लाला जी ने 2000 रुपए फौरन अपनी संदूकचे से निकाले और गिनकर बिजली को दे दिए। ये रुपए उसने उस औरत को पेश कर दिए। माता, भगवान करे कि तुम्हारी बेटी के भाग अच्छे हों। वो औरत चंद लम्हात के लिए नोट हाथ में लिए बुत बनी खड़ी रही। गालिबन उसको इतने रुपए एकदम मिल जाने की तवक्को ही नहीं थी। जब वो संभली तो उसने बिजली पहलवान पर दुआओं की बौछार कर दी। मैंने देखा कि पहलवान बड़ी उलझन महसूस कर रहा था। आखिर उसने उस औरत से कहा, माता, मुझे शर्मिंदा ना करो। जाओ, अपनी बेटी के दान दहेज का इंतजाम करो। उसको मेरा आशीर्वाद देना। मैं सोच रहा था कि ये किस किस्म का गुंडा और बदमाश है जो 2000 रुपए एक ऐसी औरत को जो मुसलमान है और जिसे वो जानता भी नहीं 2000 रुपए पकड़ा देता है। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो बड़ा
मखियर है। हर महीने हजारों रुपए दान के तौर पर देता है। मुझे चूंकि उसकी शख्सियत में दिलचस्पी पैदा हो गई थी, इसलिए मैंने काफी छानबीन के बाद बिजली पहलवान के मुतल्लिक कई मालूमात हासिल की। मुगल बाजार की अक्सर दुकानें उसकी थीं। हलवाई की दुकान है, बजाज की दुकान है, शरबत बेचने वाला है, शीशे फरोख्त करने वाला है, पंसारी है। गर्ज की इस सिरे से उस सिरे तक जहां वो बजाज की दुकान में बैठा था, उसने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कायम कर रखी थी, ताकि अगर पुलिस छापा मारने की गर्ज से आए तो उसे फौरन इत्तला मिल जाए। दरअसल उसकी 2 बैठकों में, जो बजाज की दुकान के बिल्कुल सामने थी, बहुत भारी जुआ होता था। हर रोज हजारों रुपए नाल की सूरत में उसे वसूल हो जाते थे। वो खुद जुआ नहीं खेलता था, न शराब पीता था, मगर उसकी बैठकों में शराब हर वक्त मिल सकती थी। इससे भी उसकी आमदन काफी थी। शहर के जितने बड़े बड़े गुंडे थे, उनको इसने हफ्ता मुकर्रर कर रखा था, यानी हफ्तावार उन्हें उनके मर्तबे के मुताबिक तनख्वाह मिल जाती थी। मेरा ख्याल है उसने ये सिलसिला बतौर हिफ्ज़मा तकदूम शुरू किया था कि वो गुंडे बड़ी खतरनाक किस्म के थे। जहां तक मुझे याद है कि ये गुंडे सब के सब मुसलमान थे, ज्यादातर हाथी दरवाजे के। हर हफ्ते बिजली पहलवान के पास जाते और अपनी तनख्वाह वसूल कर लेते। वो उनको कभी नाउम्मीद न लौटाता, इसलिए कि उसके पास रुपया आम था। मैंने सुना कि एक दिन वो बजाज की दुकान पर हस्बे मामूल बैठा था कि एक हिंदू बनिया, जो काफी मालदार था, उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, पहलवान जी, मेरा लड़का खराब हो गया है, उसको ठीक कर दीजिए। पहलवान ने मुस्कुराकर उससे कहा, मेरे 2 लड़के हैं, बहुत शरीफ। लोग मुझे गुंडा और बदमाश कहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें इस तरह पाला पोसा है कि वो कोई बुरी हरकत कर ही नहीं सकते। महाशय जी, यह आपका कसूर है, आपके बड़े लड़के का नहीं। बनिए ने हाथ जोड़कर कहा, पहलवान जी, मैंने भी उसको अच्छी तरह पाला पोसा है, पर उसने अब चोरी चोरी बहुत बुरे काम शुरू कर दिए हैं। बिजली ने अपना फैसला सुना दिया, उसकी शादी कर दो। इस वाक़े को 10 रोज गुजरे थे कि बिजली पहलवान एक नौजवान लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हालांकि उससे इस किस्म की कोई तवक्को नहीं हो सकती थी। लड़की की उम्र 16-17 बरस के लगभग होगी और बिजली 50 से ऊपर होगा। आदमी बाअसर और मालदार था। लड़की के वालिदैन राजी हो गए, चुनांचे शादी हो गई। उसने शहर के बाहर एक आलीशान कोठी बनाई थी। दुल्हन को वो जब उसमें लेकर गया तो उसे महसूस हुआ कि तमाम झालर और फानूस मानत पड़ गए हैं। लड़की बहुत खूबसूरत थी। पहली रात बिजली पहलवान ने कसरत करना चाही, मगर न कर सका, इसलिए कि
इसके दिमाग में अपनी पहली बीवी का ख्याल करवटें ले रहा था। उसके 2 जवान लड़के थे जो उसी कोठी के एक कमरे में सो रहे थे या जाग रहे थे। उसने अपनी पहली बीवी को कहीं बाहर भेज दिया था। उसको इसका कतन इल्म नहीं था कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। बिजली पहलवान सोचता था कि उसे और कुछ नहीं तो अपनी पहली बीवी को मुत्तला कर देना चाहिए था। सारी रात नई नवेली दुल्हन, जिसकी उम्र 16-17 बरस के करीब थी, चौड़े चकले पलंग पर बैठी बिजली पहलवान की ऊट पटांग बातें सुनती रही। उसकी समझ में नहीं आता था कि यह शादी क्या है। क्या उसे हर रोज इसी किस्म की बातें सुनना होंगी? कल मैं तुम्हारे लिए 10,000 के जेवर और लाऊंगा। तुम बड़ी सुंदर हो। बर्फी खाओगी या पेड़े? ये सारा शहर समझो कि तुम्हारा है। ये कोठी मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगा। कितने नौकर चाहिए तुम्हें? मुझे बता दो, 1 मिनट में इंतजाम हो जाएगा। मेरे 2 जवान लड़के हैं, बहुत शरीफ। तुम उनसे जो काम लेना चाहो ले सकती हो, वो तुम्हारा हुक्म मानेंगे। दुल्हन हर रोज इसी किस्म की बातें सुनती रहती। हता कि 6 महीने गुजर गए। बिजली पहलवान दिन ब दिन उसकी मोहब्बत में गर्क होता गया। वो उसके तीखे तीखे नक्श देखता तो अपनी सारी पहलवानी भूल जाता। उसकी पहली बीवी बदशक्ल थी, इन मानों में कि उसमें कोई कशिश नहीं थी। वो एक आम खतरानी थी जो एक बच्चा जन्ने के बाद ही बूढ़ी हो जाती है। लेकिन उसकी ये दूसरी बीवी बड़ी ठोस थी। 10 बच्चे पैदा करने के बाद भी वो साबितो सालिम रह सकती थी। बिजली पहलवान का एक वेद दोस्त था। इसके पास वो कई दिनों से जा रहा था। उसने बिजली को यकीन दिलाया कि अब किसी किस्म की तरदूद की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पहलवान खुश था। वेद के यहां से आते हुए उसने कई स्कीमें तैयार की। रास्ते में मिठाई खरीदी। सोने के 2 बड़े बड़े खुशनुमा कड़े लिए। 12 कमीजों और 12 शलवारों के लिए बेहतरीन कपड़ा कीमत अदा किए बगैर हासिल किया, इसलिए कि वो लोग जो दुकान के मालिक थे उससे मरऊब थे और कीमत लेने से इनकारी थे। शाम को 7 बजे वो घर पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अपने कमरे में गया। देखा तो वहां उसकी दूसरी बीवी नहीं थी। उसने सोचा शायद गुसल खाने में गई होंगी। चुनांचे उसने अपना बोझ, मेरा मतलब है वो थान वगैरह, पलंग पर रखकर गुसल खाने का रुख किया, मगर वो भी खाली था। बिजली पहलवान बड़ा मुतय्यर हुआ कि उसकी बीवी आखिर कहां गई। तरह तरह के ख्यालात उसके दिमाग में आए, मगर वो कोई नतीजा बरामद न कर सका। उसने वेद की दी हुई गोलियां खाई और पलंग पर बैठ गया कि उसकी बीवी आ जाएगी, आखिर उसे जाना कहां है। वो गोलियां खाकर पलंग पर बैठा, कमीजों के कपड़ों को उंगलियों से मसल मसल कर देख रहा था कि उसे अपनी बीवी की हंसी की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया, उठकर उस कमरे में गया
जो उसने अपने बड़े लड़के को दे रखा था। अंदर से उसकी बीवी और उसके बेटे की हंसी की आवाज निकल रही थी। उसने दस्तक दी, लेकिन दरवाजा न खुला। फिर बड़े जोर से चिल्लाना शुरू किया कि दरवाजा खोलो। उस वक्त उसका खून खौल रहा था। दरवाजा फिर भी न खुला। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस कमरे के अंदर उसकी बीवी और इसके बड़े लड़के ने सांस लेना भी बंद कर दिया है। बिजली पहलवान ने बड़े कमरे में जाकर गुरमुखी जुबान में एक रुक्का लिखा, जिसकी इबारत उर्दू में कुछ यूं हो सकती है। ये कोठी अब तुम्हारी है, मेरी बीवी भी अब तुम्हारी बीवी है, खुश रहो। तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाया था, वो यहां छोड़े जा रहा हूं। ये रुक्का लिख इसने साटन के थान के साथ टांग दिया। दोस्तों, ये थी मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की लिखी एक और खूबसूरत कहानी, बिजली पहलवान। आपको ये कहानी और प्रस्तुति का हमारा अंदाज कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। एहसास आपके अल्फाज हमारे प्रोग्राम में वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें अपना मार्गदर्शन जरूर दें। शुक्रिया।